हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7, ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये तय हो चुका है। अभी वामन मिश्रा साहब ने और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि 95% सीटों पर पूरा तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा। ओवैसी साहब एक सवाल इधर से ले लीजिए कि एक बात हम कहीं नहीं जा रहे। ओवैसी साहब एक सवाल मेरा है कि आपने कहा कि दलित सीएम और आपने कहा ओवैसी सीएम, सवाल ये मुस्लिम सीएम क्यों नहीं पहला, और दूसरा क्या चंद्रशेखर को भी साथ में ले रहे हैं क्या? ये दो सवाल एक साथ है आपके लिए। नहीं, अब ये अभी आपके सामने चंद्रशेखर के बारे में, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा भाई, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है तो हम बता देते हैं। चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार बार टेलीफोन आ रहा है, तो बात हुई है। तो वो जो हमने पहले कहा ना हमको कि दरवाजे खुले हैं तो फिर वो बातें होंगी ना। टेलीफोन आ रहा है आपको। एक सवाल साहब ने अभी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सर, एक सवाल, तौकीर रजा साहब ने अभी कांग्रेस को समर्थन दिया है। उन्होंने बोला है कि ओवैसी साहब को क्योंकि पूरे माहौल को देखते हुए और बीजेपी को क्योंकि हराना है, इसलिए उन्हें इन चुनाव से दूर रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। सियासी कुर्बानी देनी चाहिए आपको। उनकी राय हो सकती। मेरा सवाल ये है, बोलिए विशाल। मेरा सवाल ये है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए कांग्रेस के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझसे ज्यादा बेहतर चेहरा आपको उत्तर प्रदेश में क्या नजर आता है, और ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं समर्थन। मैं कांग्रेस तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। सज्जाद नमाजी साहब ने आपको नो कमेंट। ओवैसी साहब मेरा सवाल, सपा कहती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 325 प्लस। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? आपका गठबंधन कहाँ खड़ा होगा? क्या तीसरे स्टेज की लड़ाई के लिए ये लड़ाई है? देखिए, ये जो लड़ाई है ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे, हाँ, अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। नहीं तो 403 पे अब बात हो रही है तो 150 पे लड़ेंगे, हमारे 200 पे लड़ेंगे। पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। मुस्लिम सीएम के इशू पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि वो क्यों नहीं? पश्चिम में बड़ी दावेदारी आपकी यार सवाल हो जाता है पूरा। सुनिए, ये बात तय हो चुकी है जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम कायम हैं। सर, आजम खां की रिहाई के हवाले से आजम खां की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पे देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ वो पहले समझ लें। उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब क्लियर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है और आरएलडी का भी नामांकन हो रहा है। क्या सिर्फ पटोल की शुरुआत नहीं हो गई है? अच्छी बात है ना, मुबारक हो उनको। मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो भी। तो अब ये तो ऐसा है तो ये ठीक है, आ रहा है सामने, देखिए। बाबू सिंह कुशवाहा जी, आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राठौर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नाम है जन अधिकार, लेकिन कोई उनका वो है नहीं इस समय, चाहे 403 पे लड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, कह सकते हैं बड़े नेता है, हमें उनकी बात पर कुछ नहीं। बड़े नेता का डिफिनेशन इसमें क्या है कुशवाहा साहब? कुछ आप रहस्यमय चीज बता रहे हैं।
कितने बड़े नेता हैं? देखिए और तो मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन अभिषेक जी से मैं बहुत डरता हूँ। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूँ, अभी ये मुझे थोड़ी देर पहले पा गए थे तो मैं दौड़ के भागा, तब भी ये मुझे पकड़ लेंगे। तो देखिए, अपने अपने आदमी के, हर आदमी के अपने दावे हैं, हर पार्टी के अपने दावे हैं, बीजेपी गठबंधन के अपने दावे हैं, बीएसपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, समाजवादी गठबंधन के अपने दावे हैं। सब अपने अपने कुछ भरोसे में, कुछ उनको जानकारी होगी तो कह रहे हैं। हम भी भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम भी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और किसी से कम नहीं लड़ेंगे और किसी से कम जीतेंगे। आप उनके साथ बात नहीं बनी? देखिए संपर्क राजनीति में जैसे 2-4 महीने पहले समाजवादी पार्टी से भी हुआ, कांग्रेस के भी लोगों से बातचीत होती है, बीजेपी के लोगों से भी बातचीत होती है। बातचीत का कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं हमारा अलायंस हो गया। जो हमारा अलायंस हो रहा है, आज हम पिछले 3 महीने से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और जो आपकी एक कंफ्यूजन है कि फर्स्ट फेज का नामांकन हो गया, हम लोगों की सहमति थी। हम लोगों ने नामांकन हमारे कैंडिडेटों ने किया हर सीट में, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है। तो सारे कैंडिडेट हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि 403 में कोई सीट छूटे ना, और हम लोग मिल करके 403 सीटों में पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कोई लेट नहीं हुआ, हम नहीं लेट हैं, हमारी पूरी तैयारी है। आज अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि क्योंकि भाजपा में आज प्रचार बैंड आज डिजिटल जो तैयारियां थी, उनकी तैयारियां पहले से थी। क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बीजेपी को पहले से ही लीक कर दिया था कि डिजिटल प्रचार होना है? क्या आप मानते हैं कि अधिकारियों ने कुछ लीक की थी चुनाव आयोग की? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, एक मिनट देखिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का आपने भी नाम लिया, क्या समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर लिखकर ये कहा कि फिजिकल रैलीज अलाउ की जाए? सिवाय हमारी पार्टी के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर नहीं लिखा। मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि हमारी उनसे नोटिफिकेशन आने के 2 दिन के अंदर वो हमसे फोन पर बात किए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक विधानसभा में 500 लोगों के साथ फिजिकल रैली करने की इजाजत दीजिए, पूरा कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। और फिर हमने यही बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर भी दिया। हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यह है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो आपको भी लिखकर देना चाहिए था, आपने क्यों लिखकर नहीं दिया? हमने तो लिखकर दिया है और हमको यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर उस पर गौर करेंगे और उस पर एक फैसला लेंगे। अब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिजिकल रैली की और पदयात्रा की परमिशन नहीं है, तो फिर हमको जो कर सकते हैं करना पड़ेगा ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम जनता तक पहुंच सके। शिवपाल सिंह के संपर्क में क्या आप लोग? शिवपाल सिंह यादव से भी संपर्क में वही सब आप लोग नहीं है, मगर हमारे तालुका शिवपाल यादव साहब से पर्सनली है और रहेंगे। आज बीजेपी ने चुनावी रथ निकाला है करीब सैकड़ों, जिसमें पोस्टर लगे हैं, एलईडी लगी हुई है। आपने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर वो परमिशन नहीं लिए है ईसीआई से तो जाहिर एक्शन लेना चाहिए। अगर परमिशन लिए मुझे नहीं मालूम, लिए नहीं। सर, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कहा कि वर्चुअल रैली होगी, ऐसे में छोटी पार्टियां जिनके पास संसाधन नहीं है उस लेवल पे, वो क्या अपने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे? उसका तरीका क्या होगा? और क्या आप इलेक्शन कमीशन से फंड की क्या रिकमेंड करेंगे छोटी पार्टियां? इलेक्शन कमीशन से फंड करने का तो वो तो एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। मगर अब जो भी है जिस तरह से है उसको हमको देख के आगे बढ़ने की जरूरत है। सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर में अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, क्या मुजफ्फरनगर दंगों में जो चीजें हुई थी उसको सफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ना हो आपके सामने? मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश हो रही है।
ईवीएम से सर कैसे लड़ा जाएगा? ईवीएम का जो सवाल है उस पर क्या कहेंगे? आपको शक है? सभी को है, बहुत सारे लोगों को है जी। वामन देव साहब उठाते रहे ईवीएम का मुद्दा काफी, वामन देव साहब ने काफी उठाया।